हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतेश राठौर। हम कर रहे थे एविडेंस एक्ट का पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में हमने कर लिए थे सेक्शन 30 तक। अब हम करते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 बताता है स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंधन कर सकते हैं। तो ये बताता है 31 जो स्वीकृति है वो निश्चायक सबूत नहीं है, केवल स्टॉपल किया जा सकता है इससे। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 31। हाँ, 31 कहता है स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु ऐतमिक पश्चात अंतरिम उपबंधों के अधीन विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकती है। मतलब विबंधन कराया जा सकता है, और जो स्वीकृति कर ली है वो एक निश्चायक सबूत नहीं मानी जाएगी। अब देखते हैं आगे का सेक्शन। आगे का सेक्शन है 32। 32 बताता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 32 बताता है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जो मर गए हैं या मिल नहीं सकते, उनने जो कोई तथ्य कहे हैं वो सुसंगत माने जाएंगे। तो ये बताता है सेक्शन 32। और सेक्शन 32 कहता है ऐसे व्यक्तियों के कथन जो मर गए हैं या मिल नहीं सकते। तो इसमें काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं, इसमें पॉइंट दे रखे हैं तुम्हारे 8 पॉइंट दे रखे हैं। तो अलग अलग कंडीशन में बताया गया कि इस कंडीशन में कोई इंसान कोई बात कहता है तो सुसंगत है, इसमें कहता है तो ये सुसंगत है। इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं। तो हम इसे 32 को देखते हैं। तो ये कह रहा है सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा या तो लिखित है या मौखिक है, व्यक्ति द्वारा किए गए कथन जो मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना अपाप्त नहीं है की जा सकती जितने मामले की परिस्थितियों को न्यायालय के अयोक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत होंगे। तो ये क्या कह रहा है, इस कंडीशन में क्या होंगे, ये फैक्टर जो दे रखे हैं 8 वो सुसंगत माने जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। तो ये कह रहा है जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशा थी या नहीं, चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। तो ये कह रहा है पहला पॉइंट ये कहता है, हम इसे सिंपल देखते हैं इसमें। अब पहला पॉइंट कहता है 32 का फर्स्ट कहता है यदि कथन मृत्यु के कारणों से संबंधित हो तो क्या है वो सुसंगत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड कह रहा है यदि कथन कारोबार के करने से संबंधित हो तो वो क्या है, तो वो कथन क्या हो जाएगा, तो वो सुसंगत माना जाएगा। तो ये कहता है ये कह रहा है जबकि वह कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो, मतलब कोई कार्य करता है उसके ड्यूटी टाइम में किया गया हो, कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो, तथा विशेष जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई हो किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, तो वो क्या माना जाएगा, सुसंगत माना जाएगा। इस सेकंड 32 के 2 में कह रहा है। 32 का 3 कह रहा है अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है। तो ये कह रहा है 32 कहने वाले के हित के विरुद्ध है, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो सुसंगत माना जाएगा। जो कि ये कह रहा है जबकि वह कथन जिसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दंडिक अभियोजन या नुकसानी का भार लाया जा सकता है या लाया जा सकता था, तो क्या है वो सुसंगत है। फिर कह रहा है 32 का 4 कहता है अथवा लोक अधिकार या रूढ़ के बारे में या साधारण हित के विषय के बारे में कोई राय कोई देता है तो वो क्या है, सुसंगत है। तो कह रहा है जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में, तो ये क्या मानी जाएगी, सुसंगत मानी जाएगी। अब 32 का 5 कहता है नातेदारी के अस्तित्व के बारे में कोई संबंधित कोई तथ्य है, तो वो क्या माना जाएगा, नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित कोई तथ्य है तो वो भी सुसंगत माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा।
अब आते हैं 6 बताता है 32 का 6, अथवा कुटुंब बातों से संबंधित बिल या बिलिस में किया गया है तो वो भी क्या माना जाएगा, सुसंगत माना जाएगा। अब आता है 7 कह रहा है अथवा धारा 32 खंड 1 के वर्णित विवाह संविवाह से संबंधित दस्तावेज में किया गया कोई तथ्य है तो वो भी क्या है, सुसंगत है। तो कह रहा है जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख बिल या अन्य दस्तावेज में अंतर्निहित है जो किसी ऐसे संविवाह से संबंधित है जैसा धारा 32 खंड ए में वर्णित किया गया है तो वो क्या माने जाएंगे, सुसंगत माने जाएंगे। अब माना जाएगा 32 का 8 वगैरह अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है तो कह रहा है जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाएं या साधारण को अभिव्यक्त करता है तो क्या माना जाएगा, सुसंगत फैक्ट माने जाएंगे। तो 32 एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 कहता है ऐसे व्यक्तियों के कथन जो मर गए हैं या मिल नहीं सकते तो उनके जो तथ्य हैं तो वो सुसंगत माने जाएंगे। कब माने जाएंगे, जो 8 फैक्ट दे रखे इन फैक्टों के बारे में कोई तथ्य है तो वो सुसंगत माने जाएंगे। इन व्यक्तियों के माने जाएंगे, उन व्यक्तियों के माने जाएंगे वे उन कंडीशन में माने जाएंगे जो व्यक्ति बेदशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य किया गया है, कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि की। तो इसमें 32 में फैक्ट बताए गए हैं सेक्शन 32 में, तो 8 फैक्ट है। अब आ जाते हैं हम आगे सेक्शन 33 कहता है सेक्शन 33 कहता है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता के पश्चावर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। तो ये कह रहा है कोई साक्ष्य सुसंगत हो वही साक्ष्य किसी बाद वाली कार्रवाई में सुसंगत होगा यदि वह व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया हो, वह पहुंच के बाहर हो गया हो, यदि उसकी उपस्थिति में विलम्ब हो रहा हो। तो हम क्या मानेंगे, जो पहले कार्रवाई थी उसमें कोई बात कही है, जो पश्चावर्ती कार्रवाई थी इससे पहले कोई कार्रवाई चल रही थी उसमें भी उसने कोई बात कही थी, तो अब दूसरी कार्रवाई चल रही है तो फिर उसमें वो तथ्य हम क्या मानेंगे, वो साक्ष्य हम सुसंगत मानेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 32 कहता है यदि किसी बाद या कार्रवाई में कोई साक्ष्य सुसंगत हो वही साक्ष्य किसी बाद वाली कार्रवाई में सुसंगत माना जाएगा यदि वह व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या वो पहुंच से बाहर हो गया है या उसकी उपस्थिति विलम्ब से हो रही है। तो हम उस जो पहले उसने कार्रवाई में जो बात कही है तो हम उसे सुसंगत मान लेंगे। ये हमारा कहता है सेक्शन 33। अब आ जाते हैं हम 34 कहता है लेखा पुस्तक की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत हैं। तो ये लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों के बारे में बताता है। तो ये कहता है कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय की जांच करनी है सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो 34 कह रहा है कारोबार के जो कार्य कर रहा है कारोबार के प्रयोग में आने वाली लेखा पुस्तकों में लिखे कथन क्या होंगे, सुसंगत माने जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकते हैं वो या डॉक्यूमेंट रूप में भी हो सकते हैं। तो ये 34 ये कह रहा है कोई कारोबार के अनुक्रम में कोई कारोबार के प्रयोग में आने वाली लेखा पुस्तकों में कोई लिखे हुए कथन है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हों या डॉक्यूमेंट्री रूप से हों तो वो सुसंगत माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, ये कहता है 34। अब आ जाते हैं हम इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे बी पर ए 1000 रुपये के लिए बाल लाता है और अपनी लेखा बहियों में प्रविष्टियाँ दर्शित करता है जिनमें ए को इस रकम के लिए उसकी ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियाँ सुसंगत है किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। तो ये बता रहा है हमारा 34 ये कहता है कोई कार्य है जिसका कारोबार के प्रयोग में आने वाली लेखा पुस्तकों में लिखे कथन सुसंगत होंगे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री रूप से हो। ये बता दिया हमारे 34 में। और 35 बताता है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। तो ये कर्तव्य पालन में बताई गई हैं। तो ये 35 ये कहता है किसी राजकीय अभिलेख में या लोक सेवक द्वारा अपने कार्य के दौरान लिखे गए कथन क्या माने जाएंगे, सुसंगत माने जाएंगे। जैसे कोई मतदान सूची है, कोई तहसील या रिकॉर्ड है, कोई मतदान सूची है, मतदान सूची है या कोई तहसील के रिकॉर्ड हैं तो वो क्या माने जाएंगे, वो 35 में आएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 36 कह रहा है
36 कह रहा है मानचित्र चार्ट और रेखाओं के कथनों की सुसंगति। तो 36 कहता है विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्र या चार्टों में लोक विक्रय के लिए साधारण प्रस्तुति किए जाते हैं अथवा के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्र या रेखाओं के किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्र चार्ट और रेखाओं में प्राय रूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत होंगे। ये 36 कह रहा है सरकार के आदेश से बनाए गए मानचित्र चार्ट आदि सुसंगत हैं। तो ये क्या कह रहा है 36 ये कहता है कोई चार्ट वगैरह है कोई मानचित्र हैं जो सरकार के आदेश पर बनाए गए हैं तो वही क्या माने जाएंगे, वो रेलिवेंट माने जाएंगे। जैसे भारत या किसी राज्य का नक्शा वगैरह बनाया जाता है तो हम क्या मानेंगे, इसमें 36 में वो क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे क्योंकि सरकार के ऑर्डर पर बनाए गए हैं। अब आ जाते हैं 37 कहता है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतरिक्ष लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। तो ये कहता है 37 सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित विधि की ये कहता है 37 सरकारी गजट में प्रकाशन लोक प्रकृति के कथन सुसंगत होंगे। तो ये क्या कह रहा है 37 में ये कह रहा है जबकि न्यायालय की किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब पार्लियामेंट एक्ट में या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गजट या हिज मेजेस्टी के किसी डोमेसियल उपनिवेश या कब्जादारी क्षेत्र या सरकारी राजपत्र में तात्पर्य होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अंतरिक्ष परिवर्तन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत होगा। तो क्या माने जाएगा, सुसंगत फैक्ट माने जाएंगे, मतलब रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो 37 कह रहा है सरकारी गजट में प्रकाशित लोक प्रकृति के कथन सुसंगत माने जाएंगे। ये सीधा ये है। अब आ जाते 38 कहता है विधि की पुस्तकों में अंतरिक्ष किसी विधि के कथनों की सुसंगति। तो कह रहा है सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित विधि की पुस्तकों को जो कथन लिखे होंगे विधि की पुस्तकें वो क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, ये 38 में कह रहा है। अब 39 कह रहा है 39 कह रहा है जबकि कथन किसी बातचीत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुस्तक अथवा पत्रों की आवली का भाग है तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा। तो कितना साक्ष्य दिया जाएगा ये कह रहा है 39। तो 39 कह रहा है अगर कोई 39 कह रहा है यदि कथन किसी दस्तावेज का भाग हो, बातचीत दस्तावेज का भाग हो, किसी श्रृंखला का भाग हो, कागज पत्रों का भाग हो, इलेक्ट्रॉन अवलोक का भाग हो तो केवल उतना भाग सुसंगत होगा जितने से उस कथन की प्रकृति और प्रभाव का पता चल सके। जिसके लिए हम ये सारी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उस तथ्य का पता चल सके उतना ही रेलिवेंट होगा। तो ये क्या कह रहा है 39 कह रहा है यदि कथन किसी बातचीत का भाग है, दस्तावेज का भाग हो, किसी श्रृंखला का भाग हो, कागज पत्रों का भाग हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का भाग हो तो केवल उतना भाग सुसंगत होगा जितने से उस कथन की प्रकृति और प्रभाव का पता चलता हो। अब आ जाते हैं हम 40। सेक्शन 40 कहता है द्वितीय वाद या विचारण के बाधार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत है। तो ये से हम कहते हैं द्वितीय वाद या विचारण में पूर्ण निर्णय। तो ये कौन सा है, ये आता है हमारा 40। सेक्शन 40 कहता है इसे हम कहते हैं रेस जुडिकाटा। तो जो सेक्शन हमारा 40 है इसे हम रेस जुडिकाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 40 कहता है द्वितीय वाद या विचारण के बाधार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत है। तो कह रहा है किसी ऐसे निर्णय आदेश या डिग्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है सुसंगत तथ्य। तब की प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए। तो ये कह रहा है 40 को हम CPC के सेक्शन 11 से रिलेट कर सकते हैं और CPC का सेक्शन 11 बताता है रेस जुडिकाटा के प्रभाव के बारे में। तो ये सेक्शन एविडेंस का सेक्शन 40 रेस जुडिकाटा वाला प्रभाव रखता है। ठीक है, तो ये कहता है द्वितीय वाद या विचारण से पूर्व निर्णय। तो ये कहता है धारा 40 के अंतर्गत पूर्ण निर्णय सुसंगत होंगे। तो ये अगर कोई पहले ही कार्रवाई चल रही है वो पूरी हो गई है तो दोबारा कार्रवाई चल रही है तो ये कहता है इसे कहते हैं रेस जुडिकाटा। तो जो पूर्व निर्णय है वो सुसंगत होंगे। तो ये बताता है सेक्शन 40।
और हम आ जाते हैं 41 में। 41 कहता है प्रोबेट इत्यादि विषय अधिकारिता की किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। तो ये प्रोबेट वगैरह के बारे में बताता है। तो ये कहता है प्रोबेट आदि जैसे सर्वबंधी निर्णय भी कहते हैं। इस सेक्शन को 41 को हम क्या कहते हैं, सर्वबंधी निर्णय। ये कहता है प्रोबेट इत्यादि विषय अधिकारिता से किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। तो ये कह रहा है, तो ये इसमें जो किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषय, अब ये कह रहा है प्रोबेट अधिकारिता के बारे में बता रहा कौन कौन सी है। तो ये रहा विवाह विषय की अधिकारिता हो, हिंदू मुस्लिम विवाह संबंधी अधिनियम हो, नवाधिकरण विषय हो, युद्ध से उठने वाले मामले हों, दिवाला विषय का अधिकारिता हो। तो ये क्या है, ये सर्वबंधी निर्णय है। तो ये कह रहा किसी सक्षम न्यायालय का ऐसा निर्णय जो किसी व्यक्ति या वस्तु की हैसियत तय करता हो। धारा 41 में दिए गए चारों प्रकार के निर्णय सर्वबंधी होंगे तथा सुसंगत होंगे जब तक न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिए जाएं। क्या होंगे, सुसंगत माने जाएंगे। कौन कौन से निर्णय, तो ये कह रहा विवाह विषय की अधिकारिता से संबंधित हो, हिंदू मुस्लिम विवाह संबंधी अधिनियम हो, नवाधिकरण विषय से संबंधित हो, युद्ध से उठने वाले मामले हों, दिवाले विषय अधिकारिता से संबंधित हों। तो ये क्या माने जाएंगे, प्रोबेट आज सर्वबंधी निर्णय माने जाएंगे। और सर्वबंधी निर्णय का मतलब है किसी सक्षम न्यायालय का ऐसा निर्णय जो किसी व्यक्ति या वस्तु की हैसियत तय करता हो। तो ये कहता है सेक्शन 41 में, सेक्शन 41 कहता है जो जिसमें चार जो प्रकार के निर्णय दिए गए हैं ना, तो ये कह रहा है सुसंगत होंगे वो। कब तक सुसंगत होंगे, जब तक वो न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिए जाए। ये हमारा 41 कहता है। और जो 41 के जो निर्णय होते हैं वो निश्चायक होते हैं। अब आ जाते हैं हम 42 पर। 42 कहता है 42 धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों के आदेश या डिक्रियों के सुसंगति और प्रभाव। तो ये कह रहा है 42 कहता है जो 41 में जो निर्णय दें उससे कोई भिन्न निर्णय है, ठीक है, निर्णय डिग्रियों की सुसंगति का प्रभाव। तो ये कह रहा है बेनिर्णय। तो ये कहता है बेनिर्णय आदेश या डिग्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है तो वे सुसंगत है, किंतु ऐसे निर्णय आदेश या डिग्रियां उन बातों का निश्चय सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। तो ये कह रहा है 42 कह रहा है धारा 41 से भिन्न लोक प्रकृति की बातों से संबंधित निर्णय सुसंगत होंगे, केवल वो 41 से भिन्न होने चाहिए। 41 के जो सेक्शन 41 है उसमें जो दे रखे हैं उनसे अलग होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम 43। तो 43 कह रहा है, 43 बताता है कि जो 41 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि हैं कब सुसंगत होंगे। तो ये 40 41 और 42 में बता रहा है कि जो 40 41 42 से भिन्न जो निर्णय हैं उनकी सुसंगति के बारे में बताता है। तो ये कहता है धारा 40 41 42 से भिन्न निर्णय या डिग्री सुसंगत होगी यदि उनका आश्रित विवादक हो, ठीक है। तो क्या होंगे, वो सुसंगत होंगी अगर वो विवादित हैं। तो ये बता दिए हमारे 41 में। 43 में 43 क्या कहता है, 43 कहता है धाराएं 40 41 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदेश या डिग्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय आदेश या डिग्री के आश्रित विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। तो क्या माने जाएंगे, सुसंगत माने जाएंगे। तो 43 कह रहा है जो 40 41 42 में जो निर्णय आते हैं उनसे कोई भिन्न निर्णय है यदि उनका कोई आश्रित विवादक हो तो वो सुसंगत माने जाएंगे 43 में। अब आ जाते हैं हम 44। तो 44 कह रहा है निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। तो ये कह रहा है धारा 40 कहता है तो धारा 40 41 42 के अधीन सुसंगत निर्णय गलत साबित किए जा सकते हैं यदि निर्णय सक्षम न्यायालय ने ना दिया हो, निर्णय कपटपूर्वक प्राप्त किया गया हो, पक्षकारों में गलत तरीके से संधि की गई हो। तो हम उसे क्या मानेंगे, 44 के अंतर्गत उन्हें निर्णय अभिप्राप्त करने के कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है हमारा 44 कब कर सकेंगे, जब धारा 40 41 42 के दिन सुसंगत निर्णय गलत साबित किए जा सकते हैं यदि निर्णय सक्षम न्यायालय ने ना दिया हो, निर्णय कपटपूर्वक प्राप्त किया गया हो, पक्षकारों में गलत तरीका से संधि की गई हो, तो हम इन निर्णयों को गलत साबित किए जा सकते हैं। ये बताता है हमारा 44। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 बताता है विशेषज्ञों की राय। सेक्शन बताता है 45 विशेषज्ञों की राय। तो कहता है 45 कहता है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विशेष विषय में कुशलता प्राप्त हो या अनुभव प्राप्त हो, कोई डिग्री होना आवश्यक नहीं है, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम
विशेषज्ञ मानेंगे, और विशेषज्ञ मानेंगे 45 बताता है। और किस किस चीज़ पर विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है, तो ये बताता है हमारा सेक्शन 45 बताता है विदेशी विधि जो भारत में लागू ना हो। ठीक है, तो हम उस पर क्या ले सकते हैं, विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। ठीक है, विज्ञान के मामले में ले सकते हैं, कला की बात के बारे में ले सकते हैं, हस्तलेख के बारे में ले सकते हैं, अंगुली चिन्हों के बारे में ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी हो जिसे उससे ले सकते हैं। हस्तकला, व्यापार, कौशल, तकनीकी क्षेत्र आदि मामले में हम विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। ये बताता है हमारा 45। और ये भी बता दिया कौन होता है जो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विशेष विषय में कुशलता प्राप्त हो या अनुभव हो, कोई डिग्री होना आवश्यक नहीं है, ऐसा व्यक्ति कौन है, विशेषज्ञ होगा। अब 45 ये बताता इलेक्ट्रॉनिक साक्षी के परीक्षक की राय। कहता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय, तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय भी सुसंगत होगी। ये बता दिया 45A में। अब आ जाते हैं हम 46 में। तो हम आ जाते हैं 46 में। 46 कहता है विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, तो ये कहता है 46 विशेषज्ञों की राय से संबंधित सुसंगत तथ्य या असंगत तथ्य सभी सुसंगत माने जाएंगे। तो कह रहा है बेतथ्य, मतलब कोई विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ ने किसी बात के बारे में पॉजिटिव आंसर दिया हो या नेगेटिव उसने बताया हो, तो वो तथ्य क्या होंगे, सुसंगत माने जाएंगे। तो ये कह रहा है 46 कहता है विशेषज्ञ की राय से संबंधित सुसंगत या असंगत तथ्य भी सुसंगत होंगे। अब आ जाते हैं हम 47 में। 47 कह रहा है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, तो ये कह रहा है हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत होंगी जिस व्यक्ति ने लिखते देखा हो, जिसने लिखा हुआ दस्तावेज प्राप्त किया हो। तो किस किस की राय होंगी, किस किस की राय सुसंगत होंगी, हस्तलेख के बारे में राय हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत होंगी, जिस व्यक्ति ने लिखते देखा हो उसकी राय सुसंगत होंगी, जिसने लिखा हुआ दस्तावेज प्राप्त किया हो उसकी भी राय सुसंगत होंगी। ये हम देखते हैं 47। तो ये कह रहा है 47। अब आ जाते हैं हम 48। 48 कहता है अधिकार या रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। ये हमारा 47 कहता है। एक सेक्शन रह गया, 47A रह गया, ये भी काफ़ी पूछता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के बारे में राय कब सुसंगत है, तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में प्रमाणकर्ता प्राधिकार की राय सुसंगत होगी। तो किस किस की राय सुसंगत होगी, तो कह रहा तो ये कह रहा है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय सुसंगत होगी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 48 कह रहा है। अब आ जाते हैं हम 48 में। 48 कह रहा है अधिकार या रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है, तो ये कह रहा है अधिकार या रूढ़ के बारे में ऐसे लोगों की राय जो उनके अस्तित्व को जानते हैं उनकी राय सुसंगत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है 48। तो कह रहा है जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो वह संभावतः जानते होते, तो उनकी राय क्या होंगी, सुसंगत मानी जाएंगी। ये कह रहा है हमारा 48। अब आ जाते हैं हम 49। 49 कह रहा है प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, तो कह रहा है जबकि न्यायालय को मनुष्य के किसी निकाय, कुटुंब की प्रथाएं, सिद्धांत, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय संगत तथ्य है। तो ये हमारा कह रहा है 49 बताता है 49 बताता है प्रथाएं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत होगी, तो ये बताए किसी परिवार या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के बारे में राय ऐसे लोग जो इस बारे में विशेष ज्ञान रखते हो उनकी राय सुसंगत मानी जाएंगी। ये हमारा बताता है सेक्शन 49। अब आ जाते हैं आगे। ये 50 बताता है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होंगी, तो कह रहा है जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी
अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसी किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान की विशेष साधन हो तो वो क्या माने जाएंगे, सुसंगत माने जाएंगे, सुसंगत फैक्ट माने जाएंगे। तो सेक्शन 50 बताता है नातेदारी के बारे में राय। तो ये कहता है व्यक्तियों के आचरण से या उनके बताने से किसी सदस्य की राय जो इस बारे में ज्ञान रखता हो, नातेदारी के बारे में ज्ञान रखता हो, तो वो क्या माने जाएंगे, सुसंगत माने जाएंगे। अब आ जाते हैं हम 51 में। तो ये कह रहा है राय के आधार कब सुसंगत है। तो ये कह रहा है जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब भी आधार भी सुसंगत है जो जिस पर वह आधारित है। तो ये क्या कह रहा है, जिन आधार पर विशेषज्ञों की राय आधारित है वे आधार भी सुसंगत है। अब 52 बताता है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। तो ये 52 सिविल मैटर के बारे में बताता है। तो ये कहता है सिविल मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है सिविल मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। ये बताता है हमारा 52 सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जो उस अध्यारोपित किसी आचरण का दिशा में अनुसार बना देता है विसंगत है, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत प्रकट होता है। तो ये कह रहा है सिविल मैटर में किसी का सील किसी के आचरण के बारे में जो कहा जाएगा वो सुसंगत नहीं होगा। ये बता दिया 52 में। अब 53 कह रहा है दांडिक मामलों में, ठीक है 53। तो 53 कह रहा है दांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत होगा। तो ये कह रहा है कि दांडिक कार्रवाई में यह तथ्य कि अभिव्यक्ति व्यक्ति अच्छे सील का है तो क्या माना जाएगा, उसका तथ्य वो सुसंगत माना जाएगा। अब आ जाते हैं 53A में। तो ये 53A बताता है महिलाओं से जुड़े अपराधों के बारे में बताता है। तो ये कहता है 53A महिलाओं से जुड़े अपराध, जो कहता है IPC की धारा 354 ABCD 376 ABCD के मामले में बुरे सील का साक्ष्य नहीं दे सकते। बलात्संग के मामले में पूर्व लैंगिक कानून भी सुसंगत नहीं है। ये बताता है हमारा 53A। अब आ जाते हैं हम 54 में। 54 में बताता है उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुरा सील सुसंगत नहीं है। तो कहता है दांडिक कार्रवाई में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है विसंगत है। अगर कोई कहता है कि ये व्यक्ति बुरे सील का है तो वो विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया जाए कि वह व्यक्ति अच्छे सील का है जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत होगा। तो ये कहता है 54 यदि अच्छे सील का साक्ष्य दिया गया हो तो उसे काटने के लिए बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है हमारा 54। अब आ जाते हैं 55। तो ये 55 कहता है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील, जो नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले हैं उसके लिए चरित्र के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि व्यक्तियों के सील से नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है तो बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो क्या कह रहा है सिविल मामला में यह तथ्य किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है तो क्या कर सकते हैं, तो हम बुरे सील का भी साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये बताता है 55। तो 55 क्या कह रहा है अगर कोई नुकसानी है उसकी रकम को निर्धारण करने में कोई प्रभाव पड़ता है तो उन सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये 55 बताता है। अब ये एविडेंस एक्ट का हमने पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम करेंगे सेकंड पार्ट आगे की वीडियो में। थैंक यू।